इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ जोड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं। ये छोड़ना, जोड़ना और चयन ही इतिहास का स्वरूप तय करता है। फिर तो तय है कि ऐसा इतिहास लेखन पूरी मानव जाति का इतिहास नहीं हो सकता। वास्तविकता का इतिहास और इतिहासकारों के उपलक्ष्य इतिहास में फ़र्क होता है। जैसा कि कहा गया है कि कुछ छोड़ा जाता है, कुछ जोड़ा जाता है और कुछ का चयन किया जाता है। फिर इसे ही किसी देश के इतिहास की संज्ञा प्रदान कर दी जाती है। जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की सौर गाथाएं गाई जाएंगी। इसलिए भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति उभरी हुई है और बौद्ध सभ्यता पिचकी हुई है और मूल निवासियों का इतिहास बीच बीच में उखड़ा हुआ है। ये विचित्र इतिहास बोध है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक युग आया। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। उल्टा है ना? भला कोई सभ्यता नगरीय जीवन से ग्रामीण जीवन की ओर कैसे चलती है? सिंधु घाटी में बड़े बड़े नगर थे, स्नानागार थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बेहद उम्दा किस्म की सभ्यता थी। वहीं वैदिक युग में पशुचारक थे, कच्ची मिट्टी के घर थे। आपको ऐसा इतिहास बहुत उल्टा नहीं लगता? आप पढ़ाते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन कला विकसित थी और फिर उसके बाद ही वैदिक संस्कृति में पढ़ाने लगते हैं कि वैदिक युग में लेखन कला का विकास हुआ ही नहीं था। वैदिक युग में तो लोग मौखिक याद किया करते थे, लिखते ही नहीं थे। ऐसा भी होता है क्या? पढ़ी लिखी सभ्यता अचानक अनपढ़ कैसे हो गई? आप तो ये भी पढ़ाते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्ति कला थी, फिर उसके बाद पढ़ाते हो कि वैदिक युग में मूर्ति कला थी ही नहीं। ये सब उल्टा नहीं है? भारत में स्तूप, स्थापत्य, लेखन कला, मूर्ति कला, बर्तन कला आदि का विकास निरंतर हुआ है। कोई भी गैफ नहीं है। अगर इतिहास में ऐसा गैफ आपको दिखाई पड़ता है तो वो है वैदिक संस्कृति को भारतीय इतिहास में एडजस्ट करने के कारण दिखाई पड़ता है। एक ऐसा इतिहास लेखन है कि जिन वेदों के खुद का ही ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, उन्हें ही ऐतिहासिक साक्ष्य मान लिया गया है। ऋग्वैदिक युग, फिर उत्तर वैदिक युग, फिर सूत्रों का युग, फिर महाकाव्य का युग, धर्मशास्त्रों का युग। ये भारत का भौतिक इतिहास नहीं है, ये तो संस्कृत साहित्य का इतिहास हो सकता है। किसी भी देश का भौतिक इतिहास ऐसा लिखा ही नहीं जाता और लिखा भी नहीं गया। साहित्य का इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता। कहीं आपने पढ़ा है बाइबल युग, कुरान युग, वैदिक युग, महाभारत युग, महाकाव्य युग, सूत्र युग? ये इतिहास नहीं है, बल्कि संस्कृत साहित्य के चैप्टर्स हैं। वरना दुनिया के इतिहास में किसी देश का ऐतिहासिक चैप्टर्स के नाम बाइबल युग भी हो सकता था, कुरान युग भी हो सकता था। वैदिक भाषा पुरानी है और वैदिक संस्कृति भी पुरानी है। तब इस तथ्य की भी पड़ताल की जानी चाहिए कि वैदिक युग के तथाकथित सोने के सिक्के यानी निष्क और चांदी के सिक्के यानी रजत कहाँ गए, जबकि धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं, जिसे आहत मुद्रा कहा जाता है। आपने एक बार झूठ बोल दिया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तरी भारत में वैदिक युग आया। अब इसे साबित करने के लिए अब आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं कि उत्तरी भारत में ताम्र युग के बाद सीधे लौह युग आया। आपने कांस्य युग की सभ्यता को वैदिक युग की झूठी तोप से उड़ा दिया। स्तूपों का इतिहास, लेखन कला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से लगातार मौर्य काल और उसके आगे तक भी जाता रहा है। बशर्ते कि आप मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियाँ हैं। भारत में मौजूद सभी स्तूपों को मौर्य काल के बाद का बताया जाता है। अनेक स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता काल के हैं, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के हैं, कुछ मौर्य काल के हैं, कुछ मौर्य काल के बाद के हैं। कहीं ईंट का स्तूप है तो कहीं संगमरमर का स्तूप है। मनौती स्तूप, छोटा स्तूप, मझौला स्तूप, बड़ा स्तूप, गोल स्तूप, चौकोर स्तूप, बहुत प्राचीन स्तूप, कुछ प्राचीन स्तूप, बेदी का स्तूप, बिना बेदी का स्तूप, सीढ़ीदार स्तूप, बिना सीढ़ी का स्तूप, काफ़ी सारे स्तूप हैं। अभी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों को इतिहासकारों ने मौर्य काल से लेकर कुषाण काल के चंद पन्नों में समेट दिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्तूप था और मौर्य काल में भी स्तूप था। तो परवा का स्तूप मौर्य काल से पहले का है। खुद मौर्य काल में नए स्तूप बने और कई पूर्व मौर्य काल के स्तूपों की मरम्मत हुई, जिसमें निगलीवा सागर का स्तूप शामिल है। अभिलेखीय साक्ष्य पुख्ता सबूत देता है कि सम्राट अशोक से पहले भी स्तूपों की परंपरा थी। आप सम्राट अशोक के निगलीवा अभिलेख को पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में उन्होंने निगाली गांव में जाकर कोनागमन बुद्ध के स्तूप के आकार को वर्धन करवाया था। कनक मुनि यानी कोनागमन बुद्ध का स्तूप सम्राट अशोक के काल से पहले बना था,
जिसका संवर्धन उन्होंने कराया था। गौतम बुद्ध से कनक मुनि बुद्ध अलग थे और पहले के भी थे। भारत और भारत के बाहर जो बड़े पैमाने पर स्तूप मिलते हैं वे सभी मौर्य काल के बाद के नहीं हैं, बल्कि अनेक सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच के भी हैं। मगर इतिहासकार गौतम बुद्ध से पहले स्तूप होने की बात सोचते ही नहीं है। परिणाम ये होता है कि ये मौर्य काल से पहले के बने सभी स्तूपों को खींचकर मौर्य काल और उसके बाद में लाते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो सिंधु घाटी से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी स्तूपों की श्रृंखला नहीं टूटेगी। बुद्ध के महानिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। जाहिर सी बात है, स्तूपों का निर्माण कला बुद्ध से पहले भी मौजूद थी, तभी तो स्तूप बनाए गए थे। बुद्ध ने खुद महापुरुषों की शरीर धातु पर स्तूप बनाने को कहा था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को चौराहे पर स्तूप निर्माण करने की बात कही थी। कोई भी शिल्पकला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला का भी बाकायदा विकास हुआ है। कई पीढ़ियों ने, कई गणों ने इनके विकास में अपना अपना योगदान दिया है। साइंस के अंक 320 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, इटली के भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवानी बेरार्डी का मोहनजोदड़ो की स्तूप पर एक लेख छपा था। उन्होंने गहन जांच के बाद बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्तूप कोई 2100 ईसा पूर्व का है। स्तूप के नाम को लेकर विवाद हो सकता है, मगर वो इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है। ये स्तूप भिक्षुओं के आवाज से घिरा है। जर्मनी के पुरातत्ववेत्ता माइकल जेंसन ने बेरार्डी की रिसर्च पर मोहर लगाते हुए लिखा है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। इसलिए मैं भी कहता हूँ, और काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः बौद्ध सभ्यता है। जैसा कि भारत और सेंट्रल एशिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर जियोवानी बेरार्डी ने जांच के बाद बताया कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता की समय का है। ये कुषाणकालीन नहीं है। अब तक इतिहासकार इसे कुषाणकालीन मानते रहे। कारण है कि स्तूप के पूर्वी बौद्ध मठ से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। प्रोफेसर बेरार्डी ने कहा है कि स्तूप के काल निर्धारण में इन सिक्कों की कोई खास भूमिका नहीं है। स्तूप का अस्तित्व सिक्कों से अलग है। स्तूप की निर्माण सामग्री, अभिकल्पन, ईंटें, प्लेटफॉर्म सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। चूँकि कुषाण काल बौद्धों के लिए सुनहरा काल था, बौद्धों को पता रहा होगा कि मोहनजोदड़ो का स्तूप किसी पूर्व बुद्ध का है। शायद यही कारण था कि उनकी आवाजाही उस स्तूप तक ही थी। ऐसे में वहाँ कुषाणकालीन सिक्कों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार के आंगन में जलाशय है। जलाशय के 3 ओर बरामदे और उनके पीछे कई कमरे थे। इतिहासकार मैके ने बताया कि कमरे वाला स्नानागार पुरोहितों के लिए था, जबकि विशाल स्नानागार सामान्य जनता के लिए था और इसका उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर किया जाता था। डीडी कौशाम्बी ने लिखा है कि पूरे ऐतिहासिक युग में ऐसे कृत्रिम ताल बनाए गए हैं, पहले स्वतंत्र रूप में, बाद में मंदिरों के समीप। अब सवाल उठता है कि सिंधु घाटी के लोग विशेष धार्मिक अवसरों पर विशाल स्नानागार में पुरोहितों के संग स्नान और शुद्धिकरण करके कहाँ जाते थे? मंदिर तो था नहीं वहाँ पर, स्तूप ही जाते होंगे स्नानागार के बगल में जो मिला है। 1826 में मैसन ने पहली बार हड़प्पा में स्तूप ही देखा था। बर्नेस और कनिंगम ने भी स्तूप ही देखा था। सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई में बाद में हुई है। राखलदास बंदोपाध्याय ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप की खुदाई में ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। मगर इतिहासकारों को सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को ऐसे लिखने में जाने क्या परेशानी है, जबकि सच तो यही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिर्फ स्तूप नहीं, बौद्ध विहार भी मिले हैं, जिसका विवरण स्वामी शंकरानंद ने हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा है कि राखलदास बंदोपाध्याय को 1922 और 23 के शरद मौसम में खुदाई करते एक बौद्ध विहार मिला है। विहार का मुख पूरब की तरफ था। पूर्वी भाग में 2 बड़े सामान्य कक्ष, एक प्रवेश द्वार, गुफानुमा सुरंग, मूर्ति कक्ष और सीढ़ियाँ हैं। कुछ छोटे कक्षों का उपयोग भिक्षुओं के अवशेष रखने के लिए किया जाता है। कमरा संख्या 22, 27 और 29 ऐसे ही कमरे हैं। ऐसे स्तूप पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के संगोल में मिले हैं। कभी संगोल में भिक्षु संघ था, इसलिए उसका नाम संगोल है। स्तूप की खुदाई 1968 में हुई थी और स्तूप से एक सोप पत्थर की मंजूसरी मिली है। मंजूसा के ढक्कन पर
खरोष्ठी लिपि में एक बौद्ध स्कॉलर का नाम लिखा है। वो स्कॉलर भद्रक थे। उन्हीं का अस्थि भस्म उस मंजूषा में है। धौलावीरा का स्तूप संगोल के स्तूप से मेल खाता है। सिंध साम्राज्य के अनेक नगरों में स्तूप मिले हैं। हड़प्पा में स्तूप मिला है, मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है और फिर धौलावीरा में भी तो स्तूप मिला है। पर न जाने क्यों इतिहासकार बताते हैं कि ये स्तूप कुषाण काल के ही है। भाई, कुषाण काल तो बुद्ध काल की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्तूप कुषाणों ने बनवाए हैं तो सिर्फ स्तूप ही क्यों बनवाए हैं? वे तो सिंधु घाटी की गली गली में हर चौक चौराहे पर बुद्ध की मूर्तियां बनवाते। वे तो गांधार कला के आविष्कारक थे और बुद्ध की मूर्तियों के लिए तो कुषाण राज्य इतिहास में जाने जाते हैं। बौद्ध उत्तर भारत कभी बौद्ध सभ्यता के प्रभाव में था। न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि भारत के बाहर भी स्तूप बनाए जाने की समृद्ध परंपरा रही है।